प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। आज 2 दिन के इंतज़ार के बाद आप लोग के सामने फिर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ सीयूटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके 2 से 3 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि 15 से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए होने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो आज ये लगभग 30 से 35 प्रश्न होंगे भूगोल के, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के क्लास के इन प्रश्नों को। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आगे बढ़ने से पहले अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन सभी मित्रों तक जो भी बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न से 12वीं आर्ट्स में हैं या फिर आर्ट्स की तैयारी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप सभी लोग उन दोस्तों तक शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से आपको फ्री पीडीएफ के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं, तो आप लोग इन्हें देखते रहें और आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें दिक्कत हो, जो भी समस्याएं आती हैं, आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट के लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास में प्रश्नों का क्रम। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पूछा गया है कि जैविक घटकों में शामिल है। अगर हम जैविक घटक की बात करें, जैविक घटक कौन होते हैं? जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है उसे हम जैविक घटक के रूप में लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जैविक घटकों में शामिल है भूमि है, वनस्पति है, मिट्टी है या वायु है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो मिट्टी होती है इसमें तो होगी नहीं, ठीक है। फिर हमारी वनस्पति, वनस्पति यानी कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं इन्हें हम लोग वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वनस्पति। वनस्पति यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्या होता है? जीवन होता है, समय के साथ वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। मिट्टी भी नहीं होगी, भूमि भी नहीं होगी, वायु भी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, और बी हमारा जो है वनस्पति के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सतही जल है, जो सतह पे पाए जाने वाले जल हैं वो किस प्रकार से हैं? सतह पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, ऐसे जल को हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे? शुद्ध में रखेंगे, अशुद्ध में रखेंगे, नमकीन में रखेंगे या खारा में रखेंगे? तो आप देखेंगे हम ऐसे जल को किस में रखते हैं? अशुद्ध जल में। किस में रखते हैं? अशुद्ध जल में। बी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा, जो भी सतही जल होगा यानी पृथ्वी के सतह पे पाए जाने वाले जल को हम अशुद्ध जल की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 2001 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या लगभग थी, यानी कि एक में लगभग पूछ रहा है आपसे कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी हुआ करती थी भारत की। ऐसा नहीं कि आपको टोटली बताना है, बस ये बताना है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी हुआ करती थी लगभग के आसपास 2001 में। तो अगर हम बात करें 2001 में, तो लगभग 72% जो जनसंख्या हमारी थी ग्रामीण हुआ करती थी। डी इज द राइट आंसर होगा। 42 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा और 62 भी नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। 72% 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। जब आप जनगणना यानी कि वो सॉरी पॉपुलेशन पढ़ते हैं, जनसंख्या, तो उसमें ये आपको बताया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं। जल प्रदूषण किन के कारण होता है? मुख्य रूप से क्या इसमें है जो जल प्रदूषण को सबसे ज्यादा कारक होता है? पौधों का अपघटन, सर्वस्व मानवीय गतिविधियां, भूस्खलन या तूफान। देखिए, जो पौधे का अपघटन है इससे भी थोड़ा बहुत होता है, भूस्खलन से भी थोड़ा बहुत, तूफान से भी थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो किससे होती है? मानवों के क्रियाकलाप, यानी हम मनुष्यों के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा सबसे ज्यादा जल क्या होता है? प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हवा में हानिकारक पदार्थों को छोड़ना जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य के को नुकसान पहुंचा सकता है कहलाता है। देखिए, हवा में कोई भी अगर हम हानिकारक चीजें छोड़ रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रही है, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा वायु प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं इसमें जल प्रदूषण दिया है, ध्वनि प्रदूषण दिया है, भूमि अवक्रमण दिया है और वायु प्रदूषण। तो यही डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो होगा हमारा वायु प्रदूषण के रूप में यहाँ पे सही होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गंगा नदी शहर द्वारा प्रदूषित है। गंगा नदी किस शहर द्वारा प्रदूषित है? अगर देखा जाए तो गंगा नदी जिन क्षेत्रों से होकर के बहती है उनमें पहले आते कौन है? तो देखिए, इसमें दो जगह ऐसे दिए हैं, एक दिया दिल्ली और इंदौर।
तो दिल्ली में तो गंगा बहती नहीं है और इंदौर में भी नहीं बहती है, तो पहले हम इन दोनों को यहाँ से अलग कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कानपुर है आगरा है, तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कि आपका जो प्रदूषित करने वाली गंगा शहर है वो किसके कारण करती है, ये है कानपुर से। कानपुर से होकर के जब वो निकलती है, चमड़ा उद्योग जो वहां पे है उसके कारण, मतलब उद्योगों के कारण वहां पे वो सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए इज द राइट आंसर, आगरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये सभी एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके सीयूटी के हूबहू पैटर्न है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? देखिए अम्लीय वर्षा साइंस में भी आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा, 7th या 8th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अम्लीय वर्षा क्या है। जब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में प्रदूषण अधिक हो जाता है और उसके बाद वही प्रदूषण संघनन करके बादल के रूप में बनता है और वो जब वर्षा के रूप में नीचे बूंदें आती हैं तो अम्लीय हो जाती हैं, जिसमें क्या होते हैं सल्फर वल्फर की मात्रा अधिक होती है। वो साइंस का टर्म है, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रदूषण होगा वो किसके कारण होगा, वह होगा आपका वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है? अब ध्वनि प्रदूषण किसके कारण, देखिए जो भी अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से देखिए है क्या क्या, विज्ञापन मीडिया, कोयले का दहन, शहरी अफवाह, रसायनों का उपयोग। यहाँ पे होता कई माध्यमों में लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त इसमें क्या होगा, तो जो विज्ञापन लोग करते हैं, यानी कि देखिए माइक कहीं पे लगा दिए, माइक्रोफोन वो शोर कर रहा है ना, माइक लगा करके कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब सबसे ज्यादा होता है। कोयले के दहन से क्या होगा, नहीं होगा। शहरी अफवाह नहीं होगा। रसायनों का उपयोग, इनसे भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल प्रदूषण का स्रोत है। जल प्रदूषण का स्रोत क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जल प्रदूषण का स्रोत क्या है, फसल उगाना है, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करना, कोयले का दहन या शहरी अफवाह। जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या है, तो आप देखेंगे शहरी अफवाह जो होता है ये सबसे मुख्य है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योग है। प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योग यानी कि सबसे प्रमुख उद्योगों से तो प्रदूषण होता है जल, ठीक है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा किसके कारण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा और रसायन, ऑटोमोबाइल। तो आप देखेंगे जो कपड़े वाले हैं ना, कपड़े वाले जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा उनसे ही होता है, खाद्य प्रसंस्करण से नहीं ज्यादा और इलेक्ट्रॉनिक से भी ज्यादा नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल से भी ज्यादा नहीं, ये खाद्य प्रसंस्करण सबसे ज्यादा रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपके स्क्रीन पे है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जनसंख्या पिरामिड। अगर आप लोग जनसंख्या पढ़े होंगे तो उसमें आया था जनसंख्या पिरामिड के रूप में, जैसे आप लोग को एक ऐसे त्रिभुज दिया जा रहा था, ये त्रिभुज कई कई आकार के थे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, या फिर हो सकता है ऐसे जाकर के एकदम ऐसे हो। ठीक है ना, ये अलग अलग आकार के, इसमें आप देखेंगे फीमेल और मेल के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आयु वर्ग दिया रहता था, इधर चीजें दी रहती थी कि एज ग्रुप दिया रहता था। ठीक है ना, 0 से 15, 15 से ऐसे मतलब करके। तो जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, तो जनसंख्या पिरामिड अगर हम देखेंगे तो वो हमें किस रूप में क्या दर्शाता है, यही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को दर्शाता है, नहीं। किसी देश में पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत उनके आयु समूहों के साथ दर्शाता है, हाँ ये सही है जी, बी इज द राइट आंसर। क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक से ज्यादा तो कहीं सही है नहीं, तो बी ही सही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला प्रश्न, कम समय में लंबी दूरी, देखिए कम समय पहला कारण, दूसरा है लंबी दूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखो कम समय लेगा, लंबी दूरी तय करेगा तो महंगा होगा, क्या होगा, महंगी चीजें होंगी ये। और ये कौन होता है, ये होता है विमानन सेवा। बस तो नॉर्मली स्पीड से जाता है, रेलगाड़ी थोड़ा सा इससे तेज, कार जो होते हैं थोड़ी तेज, लेकिन ये सभी क्या है, स्थल पे है। ठीक है ना, लंबी दूरी कम समय में नहीं तय कर सकते, लेकिन वायुयान क्या करता है, लंबी दूरी कम समय में तय कर देता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का
प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें क्या है, लाइट, ठीक है ना, लाइट जिस मोड में आती है जाती है, आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपतित किरण होती है, फिर परावर्तित किरण होती है। एंगल आई, ये होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पढ़ते हैं आप लोग कि अपवर्तन, आपतित किरण और परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, और आपतित किरण इक्वल टू परावर्तित किरण, दोनों के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी चीजें आप साइंस में पढ़े होंगे 8th में, ठीक है। चलिए देखिए, तो ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लें हम क्या क्या दिया गया है। तो बिखरने, अपवर्तन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब या क्रमिक प्रतिबिंब। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो किस रूप में होगा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, प्राथमिक किस पे आधारित होता है, कृषि। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें, कृषि होता है। अब कृषि के अंतर्गत तो आ गया, कृषि में आपने देखा था पशुपालन, वानिकी, ठीक है ना, यानी सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। तो खुदाई, शिक्षा, बैंकिंग, उत्पादन। अब देखो खुदाई, खनन भी आता है इसमें, ठीक है ना, खनन, खनन किस प्रकार से, मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को, खुदाई भी इसमें आता है, ठीक है ना, ये क्लियर है। चलिए आगे अगला प्रश्न आप लोगों का, मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से, देखिए कहीं पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां की चीजें मरुस्थल में बदलती जा रही हैं, तो उसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे, मृदा संरक्षण से, अतिचारण पर नियंत्रण से, वनों की कटाई पर नियंत्रण से, इन सब से। तो जब भी हमें किसी भी क्षेत्र को रोकना होगा तो लगभग इन सभी प्रयासों को करना होगा, यानी ये भी मृदा अपरदन भी, अतिचारण को भी रोकना होगा, वनों की कटाई को भी रोकना होगा, तब जाके हमारा सब सही होगा, यानी कि जो हमारा क्या मरुस्थलीकरण थोड़ा कंट्रोल होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए जी एक मोटिवेशनल लाइन आ गया, तो सुन लेते हैं मोटिवेशनल लाइन। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। जैसे कहा जाता है ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो भी ज्ञानी व्यक्ति होगा वह क्या होता है, सहनशील होता है। यानी कि जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसको वास्तविकता पता होती है। उससे आप बहस करेंगे वो शांत रहेगा, चुप रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि वास्तविकता क्या है, हम इनसे बोल करके बात करके क्या ही मिलेंगे, लेकिन उसको पता है चूंकि सारी चीजें, तो वो शांत रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम लोग भी बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट का सेशन आगे की तरफ। तो देखिए आप लोग भी सहनशील बनिए, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब होता है शालीनता, व्यवहार में शालीनता आना। अगला प्रश्न, ओहो आंसर यहाँ पे हिंदी में नहीं हो पाया है, हिंदी में लिखना था। निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह में सूती कपड़ा केंद्रों की सबसे अधिक संख्या, देखिए याद रखिएगा सबसे अधिक संख्या किसकी, सूती कपड़ा केंद्रों की। तो कहां पे है सबसे ज्यादा सूती केंद्रों की, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गुजरात। हम देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र में ये चीजें हैं, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह, कौन सा आयु समूह, याद रखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे, आयु समूह जनसंख्या के कार्यशील आयु समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आप लोग को 3 आयु वर्ग बताए थे, 0 से 14, 15 से 59 और फिर 60 के प्लस। तो ये कार्यशील कौन होते हैं, ये कार्यशील है ना, ये कार्यशील होते हैं, ये सब आश्रित होते हैं, ये दोनों आश्रित। तो ये लोग आश्रित होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कौन है 15 से 59 में, 15 से कम नहीं, 15 से 65 के बीच, 30 से 60 के बीच, 30 से 75 के बीच। देखिए यहाँ होना चाहिए वास्तव में तो 59, लेकिन 65 लिखा है, तो नियरली यही सही है, कोई इसमें एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको मान सकते हैं क्योंकि ये नियरली सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन का अपने जीवन चक्र, याद रखिएगा अपने जीवन चक्र के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव सबसे कम होता है, सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव किसके पे कम पड़ता है, तो यही बताना है, कोयला, बायोगैस, तेल, प्राकृतिक गैस। आपको यहाँ बताना है कोयला, बायोगैस, तेल, प्राकृतिक गैस। तो ये है बायोगैस,
इसका प्रकृति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी गलत या सही कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दर्शाता है? कौन सा कथन सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दर्शाता है? सबसे अच्छा। ठीक है, इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग नहीं, गलत है। वर्तमान पीढ़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की जरूरतों पर भी विचार करती, हाँ ये सही है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सारी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसको हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? खनिजों की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कि इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, इनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, वे अक्षय हैं, इनका वितरण असमान है। तो सही सब है, लेकिन इसमें ये नहीं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, वे अक्षय हैं, यानी कि सी इज द आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। गंगा के मैदान छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ हिमालय की निचली घाटियों में किस प्रकार की बस्ती मिलने की अधिक संभावना है? सबसे ज्यादा बस्ती किस प्रकार की यहाँ पे मिलती है, ये हमें बताना है। तो हैमलेटेड, या तितर बितर, या क्लस्टर किया गया, या अर्ध संकुलित। तो आप देखेंगे हैमलेटेड, हैमलेटेड चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। ए यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, कनिष्ठ कक्षा में चरवाहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में बोलना निम्नलिखित में से किस आदिम निर्वाह, याद रखिएगा, आदिम निर्वाह कृषि का एक उदाहरण है? जैसे जो हम लोग क्लास में पढ़ाई किए हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा आदिम निर्वाह कृषि, लेकिन जब एक विशेष मौसम में चरवाहे अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? कौन से चरवाहे होंगे? खानाबदोश चरवाहे, स्थानांतरित चरवाहे, व्यवसायिक खेती, जैविक पशुपालन। आप देखेंगे खानाबदोश चरवाहे उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानाबदोश चरवाहे। ठीक है, अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कुल खेती योग्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? कुल खेती योग्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? एक वर्ष में सकल कृषि एक वर्ष की बात कर रहा है। फिर वर्ष में शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र छोड़ा गया, वर्ष में शुद्ध खेती का योग प्लस एक से अधिक बाजार खेती किया गया क्षेत्र, यानी एक से ज्यादा ऐसे क्षेत्र जिसमें बाजार के लिए कुछ न कुछ उगाया गया हो, ऐसे क्षेत्र। तो हम यहाँ देखेंगे सी ही यहाँ पे सही होगा। क्या है? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ड्रिप सिंचाई क्या है? ड्रिप में आप देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि एक पौधा हमने लगा दिया है, इस पे चढ़ रहा है वो, ठीक है, और यहाँ पे हमने बॉटल बांध दिया और इसमें से हमने ड्रिप ला करके यहाँ पे इसके जड़ के पास ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या होंगे, इनके जड़ के पास ये पानी इसमें से क्या होगा, बूंद बूंद करके जाएगा और वहां गिरता रहेगा, और जिससे उनको नमी मिलती रहेगी। ड्रिप सिंचाई क्या है? सतही ड्रिप सिंचाई है, उप सतह ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत शीर्ष ड्रिप सिंचाई है। ठीक है, तो 1 2 2 3 1 2 4 और 1 3 4 इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहां हम देखेंगे जो सबसे सही हमारा होगा वो क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है ना, सतही ड्रिप सिंचाई है और उप सतही दोनों की तरफ। तो हमारे यहाँ भी क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े यांत्रिकृत खादान? भारत में सबसे बड़े यांत्रिकृत खादान कौन है? रत्नागिरी माइन, जयपुर खदान, सुंदरगढ़ खदान, बैलाडीला खदान। तो सबसे अगर हम देखें कि बड़ी यंत्रीकृत तो कौन सी है, तो
तो बैलाडीला खान जो है भारत में, ठीक है, भारत में जो बैलाडीला खान है वो, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, यहाँ क्या होगा, डी आपका सही जवाब हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा रूप अधिक प्रचलित है? देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में भूमि निम्नीकरण, भारत की बात कर रहा है, भूमि निम्नीकरण यानी कि जो खेती योग्य कम होती जा रही भूमि, भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से कौन सा अधिक रूप प्रचलित है? सबसे अधिक किस रूप में देखा जाता है? मिट्टी का कटाव, मिट्टी का धंसना, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण। तो सबसे ज्यादा किसके कारण भारत में ऐसी चीजें होती हैं? तो मिट्टी का जो कटाव है ना, मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट करता है, सबसे ज्यादा मैटर करता है मिट्टी का कटाव। अगला देखिए, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को के रूप में वर्णित किया गया है, जनसंख्या को किस रूप में वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य होती है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि शून्य होगी। एक ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट, देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट आती है, समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, ये एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सी, एक ऐसी प्रक्रिया जहां मृत्यु दर में गिरावट, नहीं सी इज द, यहाँ पे क्या होगा आंसर, सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हेमलेट किस बस्ती से संबंधित है? अभी आप लोग पीछे देखे थे, अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, एकदम सेम यही प्रश्न आया था, अलग से पूछा था, मतलब उसमें चीजें अलग पूछी गई थी, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें से आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है ना, कि किससे संबंधित है, खंडित से, रेखी, ग्रामीण या शहरी। अपने अपने ऑप्शन जल्द से जल्द बताइए। तो आप देखेंगे ये कैसे परिवेश में होता है, ये ज्यादातर ग्रामीण लोगों के लिए होता है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में महिला साक्षरता सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता, ठीक है, महिला साक्षरता की बात की जा रही है, सबसे कम कहाँ है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो हम देखेंगे सबसे कम जो है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सब कहाँ पे है, बिहार में ही है। और धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़े, क्योंकि अब सब कोई पढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे संसाधन भी हैं आप लोगों के पास कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई आप चाहें तो अपने यथास्थान से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट होगा कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दें, नहीं बहुत ज़्यादा तो कम से कम 20 साल तक का तो समय दे ही सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर अभी हमें पढ़ना है लेकिन हमारी शादी हो रही है और शादी के बाद जिम्मेदारियों के आने के कारण वे पढ़ाई नहीं कर पाते, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं। तो थोड़ा सा ये रहे कि जो महिला साक्षरता दर है आप लोग के बिहार की, यानी हमारे बिहार की, उसे सही करना है और इसमें आप सभी का योगदान चाहिए और आप सभी के योगदान के कारण ही यह सही हो पाएगा। तो इसे बदल के दिखाना है ना, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंगूर की खेती का तात्पर्य से है, अंगूर की खेती का तात्पर्य से है किससे? देखिए रेशम कीट का व्यावसायिक पालन नहीं, सब्जियां उगाना नहीं, मछली प्रजनन नहीं, अंगूर की खेती से। किससे? डी इज द राइट आंसर, यानी कि किससे? अंगूर की खेती से है। अगला प्रश्न देखिए, गर्म झरनों का निर्माण निम्न में से प्राप्त उष्मा ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होता है। गर्म झरनों का निर्माण निम्न में से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऊर्जा के। कौन सी ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे? तो आप देखेंगे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, भूतापीय ऊर्जा जो है भाई वहां से गर्म निकल रहा है ना, तो भूमि के अंदर से गर्म निकल रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। पवन ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा नहीं है, यह है भूतापीय ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों आज थे आपके इतने ही प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सीयूटी 2021 के तैयारी के लिए आप लोगों के। और हम धीरे धीरे 25वां दिन आज आप लोगों का है सीयूटी के टर्म में, और हम लोगों ने आज भूगोल में लगभग
35 या 30 प्लस प्रश्नों को देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये है आपका स्टडी भारत आर्ट चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप जा सकते हैं हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट। यहाँ से आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, और ये पीडीएफ आप टैली कर सकते हैं किसी भी संस्थान से। और ये प्योर एनसीईआरटी पे बनाए जाते हैं, यानी जो भी एनसीईआरटी पैटर्न है उसी के एनसीईआरटी पैटर्न पे ही बनाए गए हैं। अगर इसमें कहीं त्रुटि होती है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हर चीज़ें क्वालिटी कंटेंट के साथ क्लियर हैं। आप इसे देख सकते हैं, इन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और निरंतर अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका जो समय है ये बहुत ही एक तरीके से कह लें कि उत्पादकता वाला है, यानी कि इस समय जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में, ये आपको फ्यूचर में उसी के उत्पादन के रूप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा टाइम, 1 से 2 साल 3 साल, फिर आप देखिएगा पूरी लाइफ ये आपको आउटपुट देते रहेंगे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।